हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी बड़ी सफलता। तो इसी श्रृंखला में अपन ये जो अपना पॉलिटिकल साइंस के जो अपन लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक और निबंधात्मक जो प्रश्न कर रहे हैं उसकी श्रृंखला में ये बड़ा नेक्स्ट वीडियो है। और आज की इस वीडियो में अपन कुछ बड़े जो प्रश्न हैं उसका अभ्यास करने वाले हैं। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूँ, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आप भी इनका अभ्यास करिएगा। जरूर नहीं कि यही आ जाए एग्जाम में, लेकिन इसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लगातार आप तैयारी करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको जो है परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है राजनीति विज्ञान का। भारत के कुछ भागों में व्याप्त अलगाववादी भावना से हम क्या सबक सीख सकते हैं। प्रश्न देखिए इसी तरीके से पूछे जाएंगे, क्योंकि आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, और कुछ थोड़ा सा क्रिएटिविटी आप में या फिर आप में कुछ ऐसी नई समझ जो है के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आप आंसर दीजिएगा कि भाई हम क्या सबक सीख सकते हैं। तो आप लिखेंगे देखिए कि भारत के कुछ भागों में व्याप्त अलगाववादी भावना से हम निम्नलिखित सबक सीख सकते हैं। पॉइंट वाइज आपको इस तरीके से लिखना है। जैसे पहला पॉइंट है कि भारतीय संघ के समस्त क्षेत्रों का समान आर्थिक विकास होना चाहिए। अगर किसी भाग में आर्थिक विकास ज़्यादा हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है, किसी भाग में विकास कम हो रहा है, तो जहाँ पर कम विकास होगा वहाँ पर असंतोष की भावना पैदा होगी, और इस तरीके से अलगाववादी भावनाएं जो है वो प्रबल होने की वहाँ पे संभावना, आशंका बनी रहती है। तो इस तरीके से विकास जो है वो संपूर्ण देश का समान होना चाहिए। नेक्स्ट है भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। जो भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम है, जिन समुदायों की, तो उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वहाँ पर भी असंतोष की भावना पैदा हो सकती है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति और सरकार में सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब जो भी सरकार है, जो पार्टियां हैं, वो समस्त वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करे, ताकि कोई भी वर्ग उससे असंतुष्ट नहीं रहे। और अगला पॉइंट आपको लिखना है कि असंतुष्ट समुदायों को देश की मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। मतलब ये चीज़ें करने के बावजूद भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से कुछ तबके, कुछ समुदाय, कुछ जो है वो मुख्य धारा से हट जाते हैं कुछ लोग, और अपना एक अलग रास्ता अपना लेते हैं। तो उन्हें फिर से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। एक देश के समग्र विकास के लिए सभी को साथ सबका विकास है ना की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जो अलगाववादी भावना है उसे हम समाप्त कर सकते हैं और देश का एक समग्र विकास जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है इस प्रकार के प्रश्नों में लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न है मार्शल योजना क्या थी। इसने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के गठन का रास्ता कैसे बनाया। देखिए, आपको याद होगा कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में अमेरिका ने यूरोपीय देशों को एक आर्थिक सहायता प्रदान की थी, उसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अमेरिकी विदेश मंत्री के नाम से प्रसिद्ध मार्शल योजना संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बनाई गई एक योजना थी, और इस योजना का उद्देश्य था यूरोपीय देशों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खराब हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया जा सके। मतलब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो नुकसान हुआ था, जिससे अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, तो इससे उबरने के लिए अमेरिका ने यूरोपीय जो राष्ट्र थे, विशेष करके पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र, उनको एक आर्थिक सहायता प्रदान की थी। और यही सहायता मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है, क्योंकि तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जो मार्शल थे उनके नाम से इस योजना को मार्शल योजना कहा गया। आगे लिखा है कि मार्शल योजना के अंतर्गत ही सन 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये जो सहायता दी गई थी, सहायता के तहत एक प्लान रखा गया कि भाई हम क्या करेंगे, एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करेंगे। तो 1948 में इसकी स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट अगला है अपना तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है कि भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के संबंधों को संक्षेप में समझाइए। देखिए, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा समझ विकसित करने वाले प्रश्न आप का अभ्यास करिएगा, और प्रश्न इसी टाइप से पूछे जा सकते हैं। आप लिखेंगे इसमें कि भारत और आसियान के संबंधों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है।
पहला पॉइंट लिखना है कि भारत और आसियान परस्पर मुक्त व्यापार संधि के प्रयास में है। दोनों ही चाहते हैं कि दोनों भारत के साथ, भारत का आसियान के साथ और आसियान का भारत के साथ मुक्त व्यापार जो है वो शुरू हो सके। अगला पॉइंट लिखना है कि भारत ने 2 आसियान सदस्यों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड से मुक्त व्यापार संधि कर ली है। आगे लिखना है कि भारतीय विदेश नीति में आसियान देशों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और भारत आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति के प्रति आकर्षित हुआ है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, आपको भारत और दक्षिण पूर्वी जो एशियाई राष्ट्रों का संगठन है आसियान, इसके बीच में आपको इस तरीके से जो है वो संबंधों के बारे में आपको लिखना है। आगे बढ़ने से पहले प्रिय विद्यार्थियों, मैं बता दूं कि जो वीडियोस हम कर रहे हैं इसी टाइप के और वीडियोस और चैप्टर वाइज अगर आप कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ, मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। हमारा ऐप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। नहीं, इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी 2 लाइव क्लासें होती है एवरीडे, एक मॉर्निंग में 6 बजे होती है, दूसरी इवनिंग में 8 बजे होती है। तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम एवरीडे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, वो हल करते हैं। तो आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न लिखा हुआ है कि अपरोध से क्या आशय है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसको, परीक्षा में पूछा जा सकता है। लिखा है अपरोध से क्या आशय है। तो अपरोध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। अब देखिए क्या होता है कि जब युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति होती है, अगर दोनों ही राष्ट्र अगर परमाणु शक्ति संपन्न है और एक राष्ट्र अगर दूसरे पर हमला कर देता है, तो दूसरे राष्ट्र के पास मतलब उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बावजूद भी उसके पास कुछ ऐसे परमाणु हथियार हो सकते हैं जो दूसरे देश को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कोई भी परमाणु संपन्न राष्ट्र होता है ना, वो दूसरे राष्ट्र पर हमला करने से अपने आप को रोक लेता है। तो यही होता है अपरोध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। आइए समझते हैं, इसे लिखा है कि अपरोध का शाब्दिक अर्थ है रोकना। परमाणु युद्ध होने की स्थिति में विजेता देश या गुट का निर्णय करना असंभव हो जाता है। मतलब अगर 2 देशों के बीच में परमाणु युद्ध हो गया तो ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि जीता कौन है ना, विजेता कौन रहा। ये संभव ये जो है वो मुश्किल हो जाता है इसको तय करना, क्योंकि दोनों ही परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर एक हमला करेगा तो दूसरा भी करेगा, ये तय है। यदि एक गुट दूसरे गुट पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नष्ट करने का प्रयास करता है, तब भी विरोधी गुट के पास इतने परमाणु हथियार रहते हैं जिससे वह विरोधी देश पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति को अपरोध की स्थिति कहते हैं। इस प्रकार यह स्थिति परमाणु अस्त्रों के होने के बावजूद महाशक्तियों को एक दूसरे के विरुद्ध पूर्ण युद्ध छेड़ने से रोकती है। मतलब इसका अर्थ है रोकना, किसी न किसी तरीके से हमला करने से रोका जाता है, मतलब रुक जाता है देश खुद ही। उसे डर लगता है कि अगर हमने हमला किया तो सामने वाला भी हम पर परमाणु हमला करेगा। तो ये से रोकना कहते हैं, अपरोध का अर्थ होता है रोकना। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न। गुट निरपेक्ष देशों में सम्मिलित अधिकांश देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा क्यों दिया गया था। आपको याद होगा शीत युद्ध के दौरान जब विश्व जो है वो पूरा का पूरा 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, उसी दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म होता है। लेकिन उस गुट निरपेक्ष आंदोलन में जितने भी राष्ट्र सम्मिलित थे वो सारे के सारे अल्प विकसित राष्ट्र थे। क्या कारण है, उन्हें ऐसा क्यों कहा गया। तो आप लिखेंगे आंसर कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित अधिकांश राष्ट्रों को अल्प विकसित अथवा न्यूनतम विकसित देशों का दर्जा दिया गया था। इसकी वजह ये थी कि क्योंकि ये जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े हुए राष्ट्र थे, इन देशों की अधिकांश जनता गरीबी रेखा से नीचे निवास करती थी। यहाँ जनसाधारण का जीवन स्तर बहुत ही निम्न श्रेणी का था। इन देशों के समक्ष प्रमुख चुनौती आर्थिक रूप से और अधिक विकास करने और अपने निवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था। इसलिए इन राष्ट्रों को अल्प विकसित देशों का दर्जा जो है वो दिया गया था। आगे लिखेंगे कि नए स्वतंत्र हुए देशों की आज़ादी के दृष्टिकोण से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। स्थायी विकास के अभाव में कोई भी देश सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं रह सकता, उसे पूंजीपति देशों पर आश्रित रहना पड़ता। इससे वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा भी इसी कारण से विकसित हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व किसी न किसी विकसित देश अथवा औपनिवेशिक शक्ति के उपनिवेश रहे थे। उनके समस्त संसाधनों का जमकर दोहन किया गया और उन्हें औद्योगिक विकास से वंचित रखा गया, अतः वे अल्प विकसित अथवा विकासशील देश कहलाए थे। तो इस तरीके से इनका जो है वो इन्हें जो अल्प विकसित राष्ट्र माना गया था।
तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं और इससे श्रृंखला को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत